सबसे पहला तो भाई राम राम। मैं अंकुश, एयर वॉइस मीडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने सामने राजकुमार सैनी जी बैठे हैं, कोई परिचय मुहताज नहीं है। हरियाणा भारत लगभग सभी जाने हैं। नाम का सभा नेम एंड फेम पूरा कमारे खैन है। आज आप इन दो बात करांगे। बड़ौदा इलेक्शन आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है, कैंडिडेट कौन आऊगा, कब तक कैंडिडेट आऊगा, नहीं आऊगा तो खुद लड़ेंगे, क्या इनकी राय है, क्या इनके विचार हैं, बड़ौदा हल्कावासियों के बारे में क्या कहेंगे, आज आप इन तक पूछांगे। सबसे पहले तो आप इनका चैनल पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अंकुश भाई। और आपने इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने मीडिया का काम संभाला, इसलिए मैं विशेष बधाई आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा राम राम कुछ कहें अपनी ओर से, थोड़ा वो। मैं सभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की सारी ऑडियंस को, जनता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अपील करता हूँ कि जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, इसकी हौसला अफजाई ज्यादा से ज्यादा करें और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पक्ष में वोट करें, ताकि हम भ्रष्टाचारियों, भेदभाव करने वाले लोगों का चीरहरण कर सकें, उनको उनकी स्थिति दिखा सकें कि जो आपने 73 साल की राजनीति में और 53 साल के हरियाणा में जिस प्रकार का भेदभाव दलित और पिछड़े के साथ किया, भविष्य में आप ऐसा ना कर सकें और हमारे लोगों का मान और सम्मान और जो हम उनको दिला सकें। ये सारे विषय आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि आप भाइयों हमारा साथ दीजिएगा, ताकि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकें। आपके बच्चों को रोजगार में हिस्सा नहीं, आपके हिस्से का जो लूटा हुआ रोजगार है उसे वापस आपको दिलवा सकें। मतलब जो या जनता है जी, या राजकुमार सैनी इतनी कटे क्यों है, मतलब बचे क्यों है, किस तरह वोट नहीं देनी। कई हैं साथ में भी, सपोर्ट में भी है, लेकिन कई ज्यादा में हैं जो राजकुमार सैनी तक कटे हैं, तो उन तक क्या कहना चाहो? देखिए, मेरे से कौन कट रहा है? एक तो वो कट रहे हैं जो पाखंड और अंधविश्वास से डरते हैं कि इसका चीरहरण न हो जाए। क्योंकि मैंने कहा कि आज पूरा भारतवर्ष का जो दलित और पिछड़ा जो अशिक्षित है, या यूं कहो कि भगवान से डरा डरा के उन लोगों को मंदिरों में डिग्रियां मांगते हैं, मंदिर में जाकर के ही नौकरी मांगते हैं, अब मंदिर में जाके ही स्वास्थ्य मांगते हैं, मंदिर में जाके ही धन दौलत मांगते हैं, भगवान के दरवाजे के ऊपर सिर फड़वा रहे हैं, काबड़ा ढो रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर मंदिर में कुछ मिलता तो जो पुजारी वहां पर बैठे हैं वो तो अपनी सोने की दीवारें खड़ी कर लेते हैं अब तक, जो वो आपको उनसे आशीर्वाद दिलवा करके नौकरियां और धन दौलत दिलवा रहे हैं। मेरे भाइयों, बदकिस्मती है कि हम यही नहीं समझ पाए कि नौकरी मिलेगी कहां से, स्वास्थ्य धन कहां से मिलेगा। भाई धन लेना है तो कारोबार कीजिए, अपने हिस्से का कर्म कीजिए। विद्या की अच्छी मेरिट लेनी है तो किसी गाइड से, किसी अच्छे टीचर से ट्यूशन और शिक्षा पाइए। 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की और एक स्कूल की। आप मंदिर की घंटी को सुन के मंदिर में जाएंगे तो पाखंडी कहलाएंगे, अगर स्कूल में जाएंगे, स्कूल की घंटी तो विद्या विद्वान कहलाएंगे। जो लोग अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर आज इस देश की तरक्की रोकने का जो समस्या आई है, 33 करोड़ देवी देवता और 140 करोड़ लोग, 4 आदमियों के हिस्से में एक देवता, एक मंदिर आ जाता है, फिर भी ये देश फकीर और भ्रष्टाचारी और बलात्कारी इसके देश के अंदर इतने पैदा हो गए जिन्हें भगवान का डर ही नहीं लगता। हमें ये चीज स्पष्ट समझ में आ गई कि कोरोना में लोग जो हजारों करोड़ के नुकसान मंदिरों के हुए, वो कह रहे हैं कि मंदिर जल्दी खोल दो, कि यहां पर भारी नुकसान, वहां कोई माल तो बढ़ नहीं रहा, जो फैक्ट्री का माल मंदा बिक गया। बस कोरोना में लोग नहीं गए, भगवान तो अंदर ही थे। अगर भगवान अंदर थे तो उनके पास से बोरियां भर लो भाई, भूखे क्यों मरो। भगवान जो इतना सामान आप लोगों को दिलवाते हो आशीर्वाद के जरिए, तो आप ही आशीर्वाद लेकर अपना माल इकट्ठा कर लो। इस देश में दुनिया भर का लोहा, कोयला, सिल्को मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, क्रोम, एल्युमिनियम, बहता हुआ नदियों का पानी,
कितने पानी पर 1-1 किलोमीटर पे बांध बना करके बिजली पैदा करके अपने देश के युवाओं को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके हम चाइना की तरह उनके 90 करोड़ लोग वन चाइल्ड पॉलिसी ला करके, जो लोग अपनी आबादी कंट्रोल करके देश के बच्चों को काम के साथ जोड़ के पूरे विश्व के बाजार के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो काम हम भी कर सकते थे। लेकिन हमारे देश का युवा बेरोजगार यहां इंडस्ट्री ना बना के तब भी मंदिर बनाए जा रहे थे और आज भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बदकिस्मती है इस देश की कि लोग मंदिर और मस्जिद के चक्कर में इस देश का जो बहुमूल्य समय और बहुकीमती आयाम जो हमने दिमाग टेक्नोलॉजी पे लगाना था, आज कोई आदमी झाड़ फूंक करता है। मैं उससे चैलेंज करना चाहता हूं, जो मंत्र विद्या के जरिए कि आप एक मैसेज किसी दूसरे आदमी के पास मैसेज भेजकर बताओ, फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे, व्हाट्सएप का क्यों इस्तेमाल कर रहे, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, आप ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप झाड़ फूंक के जरिए मैसेज भेज के दिखाओ, तब तो पता लगे कि आपके इस मंत्र विद्या उच्चारण में कुछ है। लेकिन देश अंधविश्वासी की गर्त में जाने की वजह से आज सारा देश बेरोजगार हो गया। इसलिए वो एक तो ये लोग करते हैं, दूसरे जिन लोगों ने देश के अंदर और हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर भेदभाव जिन आदमियों के हाथ में सत्ता रही है, अंधे बंटे रेवड़ियां दें अपनों को, जब हम अपने हिस्से की बात करते हैं तो वो लोग कटते हैं कि ये हिस्सा मांगने वाले कौन आ गए, बस ये बात है। लेकिन ये 75% जनता जो राजकुमार को लाइक करती है थ्रू आउट इंडिया, वो सिर्फ इसलिए ही प्यार करती है कि राजकुमार सैनी कह तो सही रहा, लेकिन हम गुलाम मानसिकता भगवान के दरवाजे के ऊपर ही नौकरी मांगते हैं। अरे नौकरी लेनी है तो सरकार बनाओ, शिक्षा लेनी है तो स्कूल जाओ, धन दौलत लेनी है तो कारोबार करो, और अगर स्वास्थ्य लेना तो डॉक्टर पे जाओ। बदकिस्मती है, लोग मंदिर में मांग रहे हैं सारी चीजें। अगर मेरे भाइयों देश को आगे बढ़ाना है, हम देश के सिपाही हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अपने देश का निर्माण टेक्नोलॉजी के जरिए, इंडस्ट्री के जरिए, कारोबार के जरिए कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। आप कह रहे हो कि मंदिर के उससे पाखंड फैल रहा है और लोग कमा रहे हैं फरेब के जरिए से। अगर आप एलएसपी से आ गए या आपका कोई कैंडिडेट आ गया तो क्या ऐसा रुक सकता है? मैं इस देश के जितने संत महापुरुष आए, यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, जो दयानंद सरस्वती ने, वो तो ब्राह्मण समाज के ही थे। उसने कहा मूर्ति पूजा एक पाखंड है। अभी स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा पाखंड है। अगर ये मूर्तियां कुछ देती तो मूर्तिकार बनाने वाला मूर्ति वाला अपने घर में सारी मूर्तियां सजाकर बोरियां भर लेता। वो देता क्यों किसी से? वो किसी को मूर्ति क्यों बेचता जो इतने पैसे देने वाली है? लेकिन लोगों ने भगवान का वर्णन कर करके भगवान राम, भगवान कृष्ण, लाखों मूर्तियां देश के अंदर मंदिर बना बना के खड़ी कर ली और देश अंधविश्वास में डूब गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि जिन लोगों, यहाँ पर देश के अंदर गौतम बुद्ध ने बताया था कि जीवन एक संघर्ष है, मृत्यु एक सच्चाई है, बाकी सब पाखंड है। आप आगे बढ़ना है तो काम करिए, और मोक्ष पाना तो जो है ना जीवन की सच्चाई को, मृत्यु को जान लीजिए। ये चीज उसने बताई थी। जिन लोगों ने 64-65 देशों ने बौद्ध धर्म अपनाया, आज वो विश्व के सबसे टॉप लिस्टेड कंट्रीज हैं जहां तरक्की हुई है। जो देश अंधविश्वास और पाखंड के अंदर उलझ रहे हैं, वो देश गरीब है, फकीर है। तो अब एलएसपी से आप खुद चुनाव लड़ोगे या कैंडिडेट आएगा तो कब तक आएगा, नहीं आएगा तो आप लड़ोगे या नहीं? मैं वैसे तो बहुत देर से जो हमारे पास कई कार्यकर्ता जो है ना चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं, तो मैंने उनको भी कह रखा है कि भाई अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा मजबूत हो जाए तो हम आपको मौका दें। लेकिन बाई इलेक्शन जो होता है, साम दाम दंड भेद पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां बरतती हैं कैंडिडेट को। जैसे हमारे कैंडिडेट को ही जींद में खरीद लिया था, तो अब हम डरते हैं इस बात के कि कोई ऐसा व्यक्ति हम खड़ा ना कर दें जिससे हमें
जींद वाला इतिहास दोहराया जाए। इसलिए कोशिश रहेगी कि मजबूत से मजबूत आदमी खड़ा करूंगा। अगर कोई मजबूत उतना हमें पायदार हमारी कमेटी को ना लगा तो हमारी कमेटी के बीच में बैठ के डिसीजन लेंगे। कमेटी में से कोई लड़े या मैं खुद लड़ूंगा। तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि आप खुद इलेक्शन लड़ लो, क्योंकि आप तो एलएसपी के सुप्रीमो हो, आप तो बिकोगे नहीं। कैंडिडेट पर हमें भरोसा है भी नहीं भी कहीं बिक जाए, तो आप खुद क्यों नहीं लड़ लेते? मैं तो तैयारी कर ही रहा हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर यह है कि कोई मेरे से भी अच्छा मिल जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई हो जाए। तो फिर अब मान लो अगर आपका ऐसे एलएसपी से कोई कैंडिडेट आ गया या आप हो आगे बन गए, तो क्या बदलाव करके दिखाओगे विरोध दल के में जिससे आपकी छवि अच्छी बने? बस मैं सभी इलाका वासियों से एक ही बात कही है कि यह सरकार कांग्रेस का जीत जाए सरकार बना नहीं सकती, बीजेपी का गिर जाए हार जाए तो बीजेपी गिर नहीं सकती। तो अब के बाद तो आपका मौका है। आपकी कोई ठोक ठकाई की नीति भी नहीं है कि आपके उड्डा ठोकना है, चौटाला ठोकना है, बीजेपी ठोकनी है। आपकी ठोक ठकाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सब एक बार इस जस्टिस के लिए हम जो हमारी बहन बेटियों से अनजस्टिस होता है और जो हमारे दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है, इसको दूर करने के लिए हम विधानसभा अगर चले गए तो बस हम इन लोगों का असली चरित्र लोगों जनता के सामने पेश कर देंगे, पूछ के कि ये जो रिकॉर्ड है, या तो आप इस रिकॉर्ड को झुठलाओ जो सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया, या आप एक श्वेत पत्र जारी करो अपनी पार्टी की तरफ से कि आपने अपने समय में कितने % नौकरी ओबीसी को दी और दलित को दी और आपने खुद कितनी ली। तो अब इन सबको बस यही पूछने के लिए जनता के सामने बेनकाब करना मेरा ध्येय है, ताकि 2024 में ये लोग ठगे ना जाएं। जो ये पिपली कांड में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, कोई तो कह रहा लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई कह रहा लाठीचार्ज हुआ है, और जो बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर जो इतने बुरी तरह से वार किया गया है उसका दोषी किसको ठहराओगे आप? देखिए, किसान अगर किसान आंदोलन लड़े तो किसान को कोई अब चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे मीडिया का हथियार आप लेकर के घूम रहे हैं जो उनकी आवाज आगे से आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें किसानों के नाम पर पार्टियां एक दूसरे को काट करके सत्ता भोगना चाहती हैं। ना ही तो कांग्रेस भली, ना ही बीजेपी भली, ना ही ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भला, और ना ही दुष्यंत की पार्टी में कोई ऐसा 15 महकमे कल्ला लेकर बैठा हुआ, बाकी भी एमएलए हैं। आप लोगों के सामने कौन सी पार्टी का करें वर्णन जो लोगों ने बयान नहीं दिए। कांग्रेस ने कहा, आज पूछ लिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी। अरे कांग्रेस वालों, तुमने कभी लागू होने दी हो तो ये सवाल पूछो। बीजेपी वाले कांग्रेस को कोसा करते थे कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करते। अरे भले मानसो, तुम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भरोसा किसी को रहा ही नहीं, लेकिन जो समर्थन मूल्य आप तय कर रहे हो, कम से कम जो यूनिवर्सिटियों के अंदर, यूनिवर्सिटियों में जो आपके पास कास्त लागत आती है, जो धान पे, गन्ने पे, कणक के ऊपर जो आपकी लागत यूनिवर्सिटी में आती है, कम से कम वो ही दे दो। वो तो आपके खुलासे में है। लेकिन कोरे भाषण किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों और पिछड़ों पे होते हैं। ये भाषण सुनते सुनते 73 साल निकल गए। अब और भाषण जनता नहीं सुनेगी। जो हमारी बहन के साथ इनजस्टिस हुआ है, मनीषा, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जुबान भी काट दी, इतना अत्याचार हुआ, तो आप उसके बारे में उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा क्या कहोगे? 3 केस पैरेलल चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों के राज में ना बेटी खट्टर साहब के यहाँ, ना बेटी जो है ना योगी साहब के पास। बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको कहना चाहूंगा कि बेटी को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्या ये अत्याचार हो सके? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि बेटी का दर्द उसे तो पता हो जिसके यहाँ बेटी हो।
ना मोदी जी के बेटी, ना योगी जी के बेटी, ना खट्टर साहब के बेटी है। नारा वो दे रहे हैं जिनका बेटी है ही नहीं। और जो बेटियों के साथ हो रहा, अभी ईसानगर थाने के एक चित्र में लखीमपुर खीरी में 5 लोगों ने इसी तरह रेप किया एक बेटी के साथ। मनीषा हाथरस के अंदर जिसकी जुबान काट के हड्डियां तोड़ दी और उसको मार दिया, जो कि बयान ना दे सके, जुबान ही इसलिए काटी कि बयान ना दे सके। इसी प्रकार की घटना झज्जर के अंदर हुई कि खेत में गई हुई एक 17-18 साल की बेटी के साथ मुंह काला किया और उसको जो है ना वहां पर जो है ना रेप करने के बाद उसे मारने की पूरी साजिश रची गई। फिर सबूत मिटाने के लिए खेत बहा दिए गए, धरना चला, आरोपी कुछ पकड़े गए, कुछ अभी बाकी हैं। ये घटनाएं इतनी दर्दनाक जनता के अंदर खौफ बिठाती जा रही हैं कि मानो कल बच्चियों को लोग स्कूल भेजना ही बंद ना करना पड़े। ऐसी स्थिति लोगों के अंदर खौफ की आ गई है। लेकिन मेरा उन सरकार के मुखियाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि यदि आप बेटी का दर्द पूछना चाहते हो तो उन माँ बाप के आंसू जितनी जल्दी हो उनको पूछो और उनको इंसाफ दिलाओ। यही आपकी भक्ति बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे की हो सकती है, अन्यथा आप खोखले नारे मत दें। तो अभी आप हमारे देखने वाले दर्शकों को आखिरी संदेश, आखिरी विचार क्या कहना चाहोगे जनता में, जिससे जनता को सहयोग मिले, कुछ मोटिवेशन मिले? मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं हमारे हिस्से का हमें रोजगार मिले, हमारी बच्चियों को, बहन बेटियों को सुरक्षा मिले, हमारे लोगों को कारोबार करने के मौके मिले, तो एक बार अपनी सरकार बनाएं, अपनी वोट अपने पास डाल करके ये साबित करें कि दलित व पिछड़ा जो 75% लोग हैं, अब वो किसी के मोहताज ना हो करके सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का रोजगार पाने के लिए 73 साल लोगों के झूठे आश्वासनों पर खो दिए। अब हमें इतबार नहीं है। हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करके अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को आप जिताते हैं तो हम इनका चीरहरण, इनको बेनकाब करेंगे विधानसभा में। और विधानसभा की जो बात होती है वो पूरे देश के घर घर तक जाती है टेलीविजन के माध्यम से। और हम ये बात जब जनता के बीच में जाएगी ताकि 2024 में आपकी सरकार बने और आपके लोगों को रोज आपके हिस्से का रोजगार मिल सके। बस यही हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार को आप अपना समर्थन और अपना मत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे अपने राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और जो पिछले एक लड़की का जो दिल था वो 3-4 घंटे उसने बस पहुंचा दी थी, तो वो जरूर किसी अमीर बाप की बेटी रही होगी, क्योंकि अगर कोई गरीब की बेटी पहले ही पहुंच जाए तो 3-4 घंटे तक तो डॉक्टर नहीं मिलता। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो हमारी बहन मनीषा है उसको न्याय मिले, और सभी जितने विरोध दल के वासियों हैं अपना वोट एक सही आदमी के दे। ना ही मेरा इनसे कोई वास्ता है, ना ही दूसरी पार्टियों से मेरा कोई वास्ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल देखते रहिए।